हेलो फ्रेंड्स। तो आज ज्योग्राफी की अगली क्लास आपके सामने में उपलब्ध है। और अभी तक आपने जो इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ लिया है। अब कुछ हिस्सा बचा हुआ है। जो बच्चे लगातार साथ में बने हुए होंगे उनको इन जनरल ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा हिस्सा क्लियर हो गया होगा। आज हम प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज हमारी तैयार है, लेकिन जब हमने आपसे ही पोल कराया तो ज़्यादातर लोगों का मानना था कि संडे से स्टार्ट करवाया जाए, जो ओपन मॉक टेस्ट है हमारा। इसलिए आज वो शुरुआत नहीं हुआ। ऐसे हम तैयार थे अपनी साइड से, तो ठीक है, आपकी इच्छा। पॉलिटी भी लगभग आपकी समाप्त हो गई, एक आध क्लास शायद बची है। आनंद सर जल्दी आपके सामने आएंगे। सौरभ सर आपको मेंस का हिस्सा कवर करवा रहे हैं। देखते हैं बाकी हिस्सा भी जल्दी ही बात करके, जो करेंट अफेयर वाला हिस्सा है या जो भी हिस्सा है, हम लोग आपस में देखेंगे कौन कैसे कैसे करवाता है। आप अब ये सब बोलने में ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हाँ, लाइव सब्सक्राइब के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा कि आपकी इच्छा है करें, ना करना है ना करें, लेकिन कमेंट आप ज़रूर करें अगर आप वीडियो देखते हैं तो। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आता है, तो आप उसमें पूछें। ठीक है, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मैं आपको जवाब मतलब वहाँ पे दूंगा। जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, या तो टॉपिक में समझने में दिक्कत आ रही हो या कोई नया प्रश्न आपके दिमाग में आ गया हो, तो ज़रूर ही करें। और उस बात को अदरवाइज ना लें कि लाइक करना हो तो करें, नहीं करना हो तो ना करें, बिल्कुल करें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। क्या है भाई नेचुरल वेजिटेशन? ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे हम, है ना। आपके बगीचे होंगे, बगीचे में आपने आम, अमरूद और पता नहीं क्या क्या लगा रखा होगा। आपके नहीं होंगे, आपके दोस्तों के होंगे, किसी ना किसी के होंगे, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, है ना। जिसमें तरह तरह के पेड़ हम लगा के रखते हैं। कई उद्यान में गए होंगे, पार्क में गए होंगे आप, और भी कई जगह गए होंगे आप, जहाँ पे तरह तरह के फूल लगाए जाते हैं। आपने अपने आंगन में लगा रखा होगा, घर के आगे में लगा रखा होगा। तो ये जो चीज़ है ये प्राकृतिक नहीं है, ये इंसान ने खुद से बनाया है। लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जो प्राकृतिक रूप से, जहाँ जंगल, पेड़ पौधे और इस तरह की चीज़ें जो है उग रही हैं, है ना। तो उसको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। कौन सी जगह? जहाँ मानव सहायता के बगैर प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पति, है ना, मानव सहायता के बगैर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जंगल वही होता है, जंगल और उद्यान में यही अंतर है ना। तो हम आज जो बात करेंगे वो जंगल की बात करेंगे। उद्यान जो है ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो वनस्पतियों में आप देखेंगे भिन्नता होती है। कहीं कटीले जंगल होते हैं, तो कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो कहीं थॉर्नी कटीले हो गए, फिर कहीं बड़े बड़े पत्ते वाले होते हैं। तो अलग अलग तरह के पेड़ अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। कहीं ऊंचाई उनकी ज़्यादा होती है, कहीं ऊंचाई उनकी कम होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस बातों पर निर्भर करते हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में कहाँ पे कैसी पाई जाती है वनस्पतियाँ, हम इसके बारे में भी जानेंगे। फिर भारत का जो वन से रिलेटेड, जंगल से रिलेटेड हमारा रिपोर्ट आता है 2 सालों में, हम उसके बारे में भी जानेंगे कि लेटेस्ट क्या डाटा है। एग्जाम में वो डायरेक्ट पूछ देता है। उसके अलावा लास्ट में किसी भी, जब मैं चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ, तो उसके लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं वहाँ पे, जो उस सब्जेक्ट का प्लस जीके का दोनों का पार्ट होता है, वो डाल देता हूँ, जिससे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और हम लोग आपको बार बार बता रहे हैं, यूपी पीसीएस के आजकल का जो रिसेंट क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वह यह है कि 2-3 क्वेश्चन कंसेप्ट से पूछ देंगे। जैसे कि वो स्टेटमेंट बना देंगे कि भारत में वनस्पतियों की भिन्नता का क्या कारण है, तो उसमें एक मृदा में भिन्नता, जलवायु की भिन्नता, ऐसे करके ऑप्शन स्टेटमेंट बना देंगे। और एक स्टेटमेंट वो सीधे बना देंगे कि इस बार की वन का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से भारत में इतना प्रतिशत वन है। ठीक है, वनों की संख्या में घटोतरी ही बढ़ोतरी, ऐसे करके एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बना देंगे। तो आपको फैक्चुअली भी अपने आप को मजबूत रखना है। सिर्फ चीज़ें समझने से ही बात नहीं बनेगी, खासकर प्री में। मेंस में तो बात बन जाएगी, लेकिन प्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो विभिन्नता के कारण क्या है? मृदा में उनको जैसा पोषण मिलेगा, उस चीज़ में जिस चीज़ की ज़्यादा मात्रा होगी, तो उस तरह के, और जो वनस्पति है उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, तो उस तरह की चीज़ें वहाँ पे होंगी,
है ना। समुद्र किनारे जैसे नारियल का पेड़ होता है, आप मैदानों में लगा दो तो वो उस तरीके से नहीं पनपता है जितना आसानी से वो समुद्र के किनारे पनप जाता है, क्योंकि उसको लवणीय मिट्टी चाहिए होती है, जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, मैदानों में नहीं मिलेगी। मैदान में आप लगाते भी नारियल का पेड़ तो लोग देखोगे स्पेशल उसमें अलग से नमक डालते हैं, है ना। तो मृदा में क्या क्या पोषक तत्व हैं वो वहाँ होने वाले प्लांटों पर, पेड़ों पर, वनस्पतियों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के वनस्पति वहाँ से ग्रो करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जलवायु। हम तो जलवायु के बारे में ही पढ़ रहे हैं पिछले दो तीन क्लासेस से, है ना। तो जलवायु में भिन्नता जब आती है, कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है, कहीं ज़्यादा बरसात है, कहीं आर्द्र ग्रीष्म ऋतु है, कहीं शुष्क ग्रीष्म ऋतु है, कहीं ठंड में बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, तो किस मौसम में किसको कैसा कहाँ मिल रहा है, ये वनस्पति को भी उस बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर वनस्पति की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कोई ठंडे में ही डेवलप होगा, कोई गर्मी में होगा, किसी को इतना तापमान से ज़्यादा चाहिए, किसी को उतने तापमान से कम चाहिए, कोई है जिसका तापमान का रेंज ज़्यादा है तो वो वहाँ भी पाया जाएगा, वहाँ भी, दोनों जगह पाया जाएगा। तो ऐसे करके जलवायु की भिन्नता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। उसके बाद में उच्चावच, टेरन। टेरन में विविधता है, भारत में हर तरह की विविधता है, हमने पहले ही पढ़ा है, कल परसों के क्लासेस में हमने पढ़े। तो जो टेरन में विविधता है, ज़्यादा ऊंचाई पर जाओगे आप तो अलग तरह के होंगे, कम ऊंचाई पर जाओगे तो अलग तरह के होंगे, मैदान में अलग तरह के होंगे, जो समुद्र और ज़मीन को जो टच करने वाला इलाका होगा वहाँ पे अलग तरह का होगा। तो हर जगह जो वनस्पति अलग अलग तरह का होगा, ये टेरन से भी प्रभावित होता है, उच्चावच से भी प्रभावित होता है। ठीक है। उसके बाद में अक्षांशीय लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन से क्या होता है भैया, बताओ। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन से टेम्परेचर में अंतर आता है ना। भारत ये मैप मैं अभी तक 10 बार बना चुका हूँ और पता नहीं कितनी बार अब बनवाओगे। ठीक, ये इक्वेटर है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। भारत 8 डिग्री से 37 डिग्री के आसपास जो लास्ट भारत का सर है, कश्मीर लद्दाख वाला हिस्सा, तो वो 37 डिग्री पे है ना। तो 8 डिग्री के पास में सूरज के नज़दीक है, उसकी वजह से क्या होती है, गर्मी, है ना। और यहाँ पे क्या होती है, सर्दी। ठीक है। तो यहाँ ठंड ज़्यादा है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो अक्षांशीय विस्तार है, इसकी वजह से गर्मी और सर्दी हो रही है, और उसकी वजह से टेम्परेचर जब बदल रहा है तो वनस्पति में अंतर आ ही जाएगा। ठीक है। लंबी तट रेखा है। ठीक है। तो समुद्र किनारे जो होने वाले वनस्पति हैं वो इस इलाके होंगे ही। तट रेखा जो है तापमान का नियंत्रण भी करता है। आपने कल देखा कि कैसे समुद्र किनारे वाले जो लोकेशन है वहाँ पे तापमान एक जैसा बना रहता है, जबकि ये जो इलाका है बीच का, दूर का इलाका जो समुद्र से, वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है, ठंडी भी ज़्यादा होती है। तो इन सारी चीज़ों का असर वनस्पति पर भी पड़ेगा, सिर्फ इंसानों पर नहीं पड़ता है। तो जब वनस्पति पर भी इसका असर पड़ेगा तो क्या होगा कि वनस्पति उसी हिसाब से डेवलप करेगी। ठीक है। क्लियर है? नहीं है? करवाता हूँ अभी फिर। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। क्या क्या प्रकार हैं प्राकृतिक वनस्पतियों के। अभी हमने देखा कि वो वनस्पतियाँ होती है प्राकृतिक जिसमें इंसान के द्वारा नहीं हो, लेकिन इंसान ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने भी बनाया है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है। अलग अलग प्रकार के हैं। तो क्या क्या प्रकार के हैं भाई, तो इसको हर जो ज्योग्राफर है वो अपने हिसाब से बांटता है। किसी किताब में आप देखोगे 4 तरीके का है, किसी किताब में आप देखोगे 5 तरीका, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12 तक। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसी को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे तो वो अलग अलग पॉइंट बन जाएगा। जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, किसी ने इसको एक पॉइंट बना दिया, किसी ने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार, इन दोनों को मिला के एक पॉइंट बना दिया। फिर हो गया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसी में एक आर्द्र हो जाता है, ठीक, और एक शुष्क हो जाता है, मतलब जहां पे कम गर्मी है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये इसकी वजह से भी अंतर आ रहा है। ठीक है। तो हम अपने अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं जैसे भी चाहें। आपको बेसिकली जानना है, यह डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि कितने प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां, वो नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि
सदाबहार वन में क्या टेम्परेचर होता है, वहाँ किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, वो कहाँ पे भारत में पाया जाता है, ठीक है, उसके लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए, या उससे जो भी और महत्वपूर्ण कारक हैं उसके, उस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप चाहे 4 में बांटो, चाहे 6 में बांटो, चाहे 10 में बांटो, जैसे भी बांटो, आपको पढ़ना उतना ही चीज है, ठीक है। तो हमारा क्या क्या है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। इन दोनों को एक मिला के भी पढ़ सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, आर्द्र या शुष्क, इसमें भी 2 कैटेगरी होगी। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। कांटेदार है तो ये इसमें क्या होता होगा, कांटा होता होगा, ठीक है। पर्णपाती है तो इसमें क्या होता होगा, पत्ते गिर जाते होंगे, डिसिडियस है ना, तो पतझड़ी, पतझड़ी वन या पर्णपाती वन, तो इसमें क्या होता है, पत्ते गिर जाते होंगे। सदाबहार वन मतलब इसमें हमेशा हरियाली रहती होगी। ये संभव है क्या कि कोई पेड़ परमानेंट हरा हो, कभी उसके पत्ते गिरे ही नहीं, हो सकता है ऐसा? नहीं। तो फिर ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे हो जाएगा फिर, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन को माउंटेन फॉरेस्ट ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बहुत प्रकार होंगे, हर हाइट पे अलग अलग प्रकार का उभर कर आएगा, उसको भी हम आगे जाके देखेंगे। वेलांचली वो अनूप वन, ठीक है, जिसको लिटोरल या स्वाम्प फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जो दलदली इलाकों में मुख्यतः पाया जाता है, दलदली और पानी भरे इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट, हम उसको भी देखेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से। उससे पहले हम भारत का मैप देखेंगे कि कहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉट वाला आप लाइन देख रहे हैं सबसे ऊपर में, भारत के सर पे, मैं अक्सर लेह लद्दाख को, कश्मीर को भारत का सर बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो भारत का सर है, मस्तिष्क है, यहाँ पे आप डॉट देख रहे हैं, और जो भी पहाड़ी, इसके नीचे हिमाचल हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। मतलब भारत का जो भी पहाड़ी इलाका है, जो ये हिमाचल वाला, हिमालय वाला इलाका है, वहाँ पे क्या हो रहा है, पर्वतीय वन है, ठीक है। तो क्या पर्वतीय वन सिर्फ इधर ही है, जबकि हमने तो पढ़ा था कि पर्वत यहाँ भी है, मतलब ये लाइन भी पर्वत वाला है ना, थोड़ा थोड़ा ये भी है, थोड़ा सा यहाँ भी है। तो पर्वतीय वन, ये जो लाइन खींचे गए हैं यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम संख्या में है। पर्वतीय वन एक्चुअली में वहाँ पे होते हैं जहाँ पर्वत की ऊंचाई अच्छी खासी हो, ठीक है। तो ये जो नीलगिरी और डोडा बेटा वाला जो बेल्ट है, अनाईमुड़ी वाला, यहाँ पे ठीक ठाक संख्या में पर्वतीय वन हो जाएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत यहाँ भी जो ऊंचे पर्वत है, थोड़ा बहुत ये इस लाइन में भी कहीं कहीं पे है, तो ऐसे करके पर्वतीय वन है। थोड़ा सा अरावली का जो ये ऊंचा वाला पहाड़ वाला ये हिस्सा हो जाएगा, थोड़ा सा वहां पे भी होगा, ठीक है, नाम मात्र का। ऐसे ये वाला नेग्लेक्टेड है, मुख्यतः साउथ वाले में, प्रायद्वीप में ये है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक। तो ये है आपका वो हिस्सा जहाँ पे ज़्यादा बारिश मिलेगी, तो ज़्यादा हर पत्ते हरे भरे होंगे, और बाकी जो फैक्टर होंगे हम उसको वहाँ पढ़ लेंगे। तो ये कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट जो है, इसके पश्चिमी तट पे ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, वेस्टर्न घाट का पश्चिमी किनारा, ठीक है। उसके बाद ये जो इलाका, यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी बारिश होती है, कल ही आपने बारिश का पूरा मैप देखा है। तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदार हरित वन या सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट देख रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय जो इंग्लिश वाले हैं वो कंफ्यूज ना करें, कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो जहां उष्ण कटिबंधीय मैंने बोला वहां आपको ट्रॉपिकल समझ जाना है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। ट्रॉपिकल में भी इसने पर्णपाती वन के इलाके बता दिए, ठीक है। तो जहाँ पे जो पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ी, तो भारत का सबसे बड़ा इलाका यही है। ये देख लीजिए आप, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और ये तो पूरा का पूरा ये है ही, हिमालय के नीचे नीचे पूरा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 हिस्से में होगा, एक में जहाँ पे थोड़ी बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वेट डेसिडियस होगा, और जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होगी वहाँ ड्राई डेसिडियस होगा, ठीक है। इस मैप ने उतने दोनों के डिटेल में नहीं गए, उन्होंने सीधे पर्णपाती वन वाला बना दिया है। उसके बाद में कांटेदार वन, ठीक है। कांटेदार, जहाँ कांटा होगा, कांटा मतलब कैक्टस और भी जो किक्कर, बबूल, इस तरह के जो पेड़ होते हैं, तो ये आप जानते हैं
कि ये रेगिस्तान वाला इलाके में ज़्यादा होता है, रेगिस्तान का इधर वाले इलाके में भी ज़्यादा होता है, ये वाला इलाका हरा भरा है। मैप बहुत परफेक्ट नहीं है, ठीक है, किसी इंसान ने बनाया है तो थोड़ी गलतियाँ उनसे हुई हैं, बट हम उसको एक बेस मान के आपको समझा रहे हैं चीज़ों को मोटा मोटा, ठीक है। एक ये जो ये आप जानते थे कि ये पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से में जहाँ बारिश कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है मैंने कल बहुत अच्छे से बताया है, 2-3 क्लासेस से लगातार बता रहा हूँ। इधर से आता है मानसून, मानसून को ये पार नहीं करने देता है, जब मानसून को पार नहीं करने देता है तो उसकी वजह से ये जो है वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लीवार्ड साइड हो जाता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ जो है सारा पानी अपने पास में गिरा लेता है। ये जैसे जैसे पहाड़ी की ऊंचाई पे बादल चढ़ना चालू करता है वैसे वैसे वो, मान लो मैंने बार बार ये उदाहरण देता है, एक बाल्टी पानी लेकर मानसून आया, बादल आए, ठीक है, तो वो पहाड़ है, पहाड़ पे जैसे ऐसे है पहाड़, जैसे जैसे यहाँ बारिश करवाई, थोड़ा ऊपर गए, जो उनके बाल्टी में बचा हुआ पानी था वो गिर गया, और ऊपर गए और पानी जो बचा हुआ था वो गिर गया, और ऊपर गए वहां पे खत्म नहीं हो गया, उस पार उनके पास वो गए लेकिन तब तक में सूख गया, उनके पास कुछ बचा नहीं, है ना। तो इसकी वजह से वो लीवार्ड साइड जो है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, वहां पे बारिश कम होती है। तो जब यहाँ पे बारिश कम होगी तो क्या होगा, वनस्पति कम होंगे, वनस्पति को तो सबसे पहले पानी चाहिए, ठीक है। और ये डेल्टाई वाला जो हमने पढ़ा था अनूप वनस्पति, तो वो जो डेल्टा वाले क्षेत्र हैं वो वैसी जगहों पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो इधर पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वैसे ही थोड़ा सा यहाँ भी मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े और जहाँ भी गोदावरी डेल्टा होगा यहाँ भी थोड़े से मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसी जगहों पे और भी छोटे छोटे हिस्से इनके बने हुए हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं। उसके अलावा देश के अंदर उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पे झीलें हैं, ठीक है, या वेटलैंड है जहाँ पे पानी है, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। कुछ फोटो मैंने, सारे फोटो मैंने नहीं बनाए, मैंने कहीं कहीं से लिए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब इसकी क्या खासियत है ये देख लीजिए, वन सघन और परतों वाले। इस फोटो से आपको लगभग सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। इसमें क्या, नीचे में झाड़ियां हैं, अच्छी अच्छी खासी झाड़ियां होंगी, ठीक है। उसके बाद एक अलग हाइट का, छोटी हाइट का पेड़ होगा, झाड़ी परत 1.5 मीटर के आसपास तक, उसके बाद में छोटी हाइट का पेड़ जो 5 मीटर का हो जाएगा। उसके बाद कुछ नए पेड़ होंगे जिनकी ऊंचाई अच्छी खासी होगी और वो ऊपर होगा। उसके बाद और होंगे और ऊंचा हो जाएगा, और बल्कि 60 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ के पेड़ जाएंगे, इतनी ऊंचाई होंगी। इनमें बेलें भी लगी होंगी, जो बेलें पेड़ की ऊंचाई के साथ साथ पूरा ऊपर तक चल चल के चली जाएंगे, ठीक है। तो वन सघन और परतों वाले, इसमें अलग अलग परत बन रही है, 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, 5 परत, तो बहुत सारे परत में ये बन रहे हैं, ठीक है। भूमि के नजदीक क्या हो रही है, झाड़ियां हो रही हैं, बेलें हो रही हैं, झाड़ी और बेलें देख रहे हैं आप भूमि के नजदीक। फिर छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं, फिर छोटा छोटा पेड़ हो रहा है, ठीक है, फिर बड़े पेड़ हो रहे हैं, ठीक है, और फिर जो सबसे बड़े वाले पेड़ हैं वो हो रहे हैं, है ना। तो ये चीजें आप समझ में आ रही है, इतना स्पष्ट इससे आसानी तरीके से नहीं समझाया जा सकता, और मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत आ रही होगी समझने में। प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्ण और आर्द्र प्रदेश में पाए जाते हैं जहां बारिश काफी ज्यादा होती है, ठीक है। वर्षा क्या होना चाहिए इसमें, 200+ सेंटीमीटर होना चाहिए, ठंडे प्रदेश में नहीं है ये, ठीक है। 200+ सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होनी चाहिए। औसत तापमान क्या है, 22 डिग्री से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 22 डिग्री अधिक। अब आप बोलोगे सदाबहार कैसे रहते हैं, कैसे हो सकता है कि क्या पत्ते कभी नहीं गिरते इनके, गिरते हैं, लेकिन एक तो इनके यहाँ इतनी वैरायटी है और इतने पेड़ इतनी कम जगह में होते हैं कि एक पेड़ एक बार में अपना पत्ता गिराता है, तो उससे क्या होता है, दूसरे पेड़ में हरियाली है। तो 10 पेड़ है मान लो, वहां पे एक पेड़ या 2 पेड़ ने एक बार में पत्ते गिरा दिए, 8 या 9 हरे हैं, आपको क्या दिखेगी, सूखा पेड़ नजर नहीं आएगा, आपको हरियाली दिखेगी। फिर जैसे ही 1-2 महीना हो गया, दूसरा पेड़ जो होगा उसका पत्ता गिरेगा, दूसरे तरह के पेड़ होंगे उनका पत्ता गिरेगा, ठीक है। तो उसका पत्ता जब गिरा तो बाकी सारे हरे हैं। तो ये वही स्थिति हो गई कि मतलब टीम गेम की तरह है, पूरा एक टीम है इनका, जिसमें एक एक करके सब खाना खा रहा है, रेस्ट कर रहा है, और बाकी सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। फिर दूसरे की बारी आई, दूसरा रेस्ट कर रहा है, अगला मेहनत कर रहा है, तो कंटिन्यूअस इनका परफॉर्मेंस हो रहा है।
वैसे ही जैसे बॉर्डर पे हमारे जवान खड़े रहते हैं, ठीक है, कि 24 के घंटे के 24 घंटे होली, दिवाली, दशहरा, छठ, क्रिसमस, ईद, संडे, सैटरडे, मंडे, फ्राइडे, जो गिनती करनी है आप कर लो। 24x7, 24x7, 24x7 इंटू 365, 365 दिन उस जगह पे कोई ना कोई खड़ा होगा, ठीक है। चाहे चक्रवाती तूफान आ रहा होगा, चाहे भूकंप आ रहा होगा, चाहे कुछ भी हो रहा होगा, बंदा वहां पे खड़ा होगा तो होगा बॉर्डर पे, ठीक। कोई ना कोई इसको बदल रहा होगा, कोई ना कोई इसको बदल रहा होगा, नहीं बदल रहा होगा तो एक बंदा ज्यादा देर के लिए खड़ा होगा, लेकिन वो हटेगा नहीं, ठीक है। मतलब वहां पे परमानेंट रहना है। तो सॉर्ट ऑफ उस चीज से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सदाबहार वन जो है हमेशा हरे रहते हैं, वहां पे हमेशा हरियाली रहेगी, ठीक है। दो पौधे, चार पौधे, पत्ते गिरा गए, वो नए पत्ते जब तक आएंगे, वो जब तक वो होंगे तब तक दूसरे फिर रेस्ट कर लेंगे, ऐसे कर करके रोटेट होकर चलता रहेगा सिस्टम। कहाँ पाए जाते हैं स्थान ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं। पश्चिमी घाट में आपने देखा था, पश्चिमी घाट के पश्चिम में मैप में देखा था आपने, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में देखा था आपने मैप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है, और थोड़ा सा वो कोलकाता के आसपास का जो इलाका है थोड़ा बहुत वहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। एक साथ सभी वृक्षों के पत्ते नहीं झड़ते। एक्सप्लेन्ड, लकड़ियां कठोर होती है, ठीक है, इसलिए इनका आर्थिक महत्व होता है ना। किस तरह की लकड़ियां? महोगनी। महोगनी आप जानते हैं कि इमारती लकड़ी होती है, इमारत बनाने में, जहाज बनाने में, पानी वाला जहाज, हवाई जहाज नहीं, जहाज बनाने में इसका बहुत काम आता है, और इस तरह की चीज़ों में इसका होता है। इसके अलावा रबर, नारियल, इस तरह के पेड़ भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अर्ध सदाबहार वन, इसी में जहाँ थोड़ी कम वर्षा हो गई तो अर्ध सदाबहार हो गए, इन्हीं क्षेत्रों के कम वर्षा वाले भाग, ठीक है। इसके वृक्ष उससे थोड़े अलग हो जाएंगे, होलक, कैल, साइडर एटसेट्रा, ये नाम रट लो आप बस। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब क्या हुआ? जहां वेट डेसिडियस फॉरेस्ट, जहां पे गीला है, मतलब डेसिडियस में भी दो हो गया, एक सूखा जहां कम बारिश हो रही है, एक गीला जहां ज्यादा बारिश हो रही है ना। तो ये पिछला आपने मैं फोटो देखी थी, उसमें किस तरह के जंगल थे। यहाँ पे नीचे जो है कंपेरेटिवली भी सूखा होगा, यहाँ पे बहुत घनी झाड़ियां नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप चल रहे हो और 1 मीटर बाद क्या है वो आपको नहीं दिख रहा, आप इसमें ठीक ठाक दूरी तक देख भी सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा पारदर्शी है, आप एक जगह खड़े हो गए और पूरा आर पार दिख रहा है, वैसा भी नहीं होगा। थोड़ा घना भी होगा और थोड़े मतलब दूर तक थोड़ा दिखेगा भी, ठीक है, उसकी तुलना में। और पेड़ जो है चौड़े चौड़े होंगे, बड़े पत्ते वाले होंगे, ठीक है, लेकिन ये एक ही समय में अपना पत्ता गिराते होंगे सारे पेड़, जिसकी वजह से ये पर्णपाती या पतझड़ी वन कहलाते हैं, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य का जो सदाबहार वन के अलावा वाला हिस्सा हो गया, वहां पे ये पाया जाएगा। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, ठीक है, पश्चिमी घाट तो है, घाट के ढाल पे मैं बात कर रहा हूँ, ढाल के उस पार की बात नहीं कर रहा हूँ। ढाल तक तो थोड़ी बहुत बारिश मिल जाती है ना उनको, तो वहां पे ये हिस्सा हो जाएगा, लेकिन ढाल से जैसे आप नीचे पठार में चले जाओगे फिर ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उड़ीसा का हिस्सा हो जाएगा, हिमालय का पूरा तलहटी वाला हिस्सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में लेकिन आपको ज़्यादा शुष्क पर्णपाती वन जो है वो वाला मिलेगा, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्षा जनरली 100 सेंटीमीटर से, उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्से में 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आर्द्र, और 100 से 50 हो गया तो हो गया शुष्क, ठीक है। शुष्क ऋतु शुरू होते के साथ नमी नष्ट होने से बचाने के लिए पत्ते, अच्छा हाँ ये चीज तो जानना जरूरी है आपने, ये पत्ते गिराते क्यों हैं भाई, और एक ही साथ क्यों गिराते हैं? उन पेड़ों को तो दिक्कत नहीं थी, वो तो अपना बदल बदल के जब मन करता था वो गिरा लेते थे, ठीक है। इनके साथ में दिक्कत क्या है? ये टीम गेम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये क्यों नहीं करते कि भाई अच्छा नहीं लगता यार, सूखा सूखा लगता है, तो एक काम करो ना, तुम आज गिरा दो, कल मैं गिरा दूंगा, मतलब इस महीने तुम गिरा दो, अगले महीने में अपना पत्ता गिरा दो। ये क्यों नहीं कर पा रहे काम? ये इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि गर्मी आती है, गर्मी आती है तो पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो गई, पानी सबको चाहिए। और आप जानते होंगे, बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे भी
ठीक है। जो पेड़ों का पानी का लॉस है वो सबसे ज्यादा पत्तों की वजह से होता है। स्टोमाटा में ओपनिंग होती है, पत्ते में जो स्टोमाटा होता है वो ओपन होता है और उससे जो है इवापोरेशन, उनका पानी जो है ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन जो भी बोलेंगे, उससे वो पानी जो है अपना निकलता चला जाता है। इवापोरेशन नहीं होता है, पत्ते हवा में चले जाते हैं, तो मतलब पानी जो है हवा में चला जाता है, नमी हवा में चली जाती है। तो पेड़ का जो जो उनको चाहिए पानी, वो पत्ते के द्वारा गायब हो जाता है। तो बोलते हैं अरे अच्छा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पत्ते ही गिरा दो। ना रहेंगे पत्ते ना पानी लॉस होगा, हम सरवाइव कर जाएंगे। फिर वो गर्मी का दिन जैसे निकलेगा फिर हमारे पत्ते आएंगे, एंजॉय करेंगे हम सब हरे हरे। ठीक है, तो ये सीन हो रहा है यहाँ पे। मॉनसूनी वनस्पति के नाम से भी एक बड़ा सिंपल सा इनका नाम है, मॉनसूनी वनस्पति। ठीक है, मॉनसून एक बार में आता है, पानी डाल के चला जाता है ढेर सारा, और पत्ते अपना धीरे धीरे। इसमें देखो अब इतनी ही बारिश होती है यहाँ पे आपकी दिल्ली में, लखनऊ से दिल्ली वाले बेल्ट में। ठीक है, और इतनी ही बारिश लगभग होती है आपकी, क्या बोलते हैं, लंदन में। लेकिन लंदन जो है हरा भरा रहता है ज़्यादा दिल्ली की तुलना में, और ये हमारा इस इलाके की तुलना में। क्यों? क्योंकि लंदन में थोड़ा थोड़ा पानी होता है लेकिन साल भर होता है। ठीक है, दिल्ली में क्या होता है, एक ही बार में आता है, वो बाल्टी से डाल के चला जाता है मानसून, है ना। और वो क्या करता है लंदन में, चम्मच चम्मच से, ग्लास ग्लास से साल भर थोड़ा थोड़ा टपकाता रहता है। तो उनको जब पानी चाहिए होता है हमेशा थोड़ा थोड़ा मौजूद रहता है, उसकी वजह से वहाँ सालों भर होता है, ज़्यादा फसल वहाँ आराम से उपजा सकते हैं बिना सिंचाई की रिक्वायरमेंट के। यहाँ पे वो आवश्यक हो जाता है। ठीक है, पानी कम नहीं है हमारे पास में, दिक्कत क्या है, एक ही बार में मानसून आके डाल के चला जाता है। थोड़ा थोड़ा वो अगर हमेशा डाल रहा होता ना, कि चलो ठीक है भाई 15-20 दिन हो गए, 1-2 दिन बारिश कर देते हैं, फिर 15-20 दिन हो गए 1-2 दिन कर देते हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती, किसानों के लिए बहुत बढ़िया हो जाता। चलो अब जो है सो है। फिर भी हमारा जितनी सुविधाएं, हमारा मौसम और हमारी टोपोग्राफी और हमारी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी कि पूरी दुनिया से लोग हमारे यहाँ आके बसना चाहते हैं, इस चीज की वजह से, बाकी चीजों की वजह से नहीं। वनस्पति, साल, शीशम, ये सारे पेड़ वैसे होंगे जो आपने सुने हुए होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके आसपास का है जलवायु, ये आपके आसपास का फॉरेस्ट है, आपके आसपास के पेड़ है, तो अधिकतर पेड़ आप जानते होंगे। साल, शीशम, सागवान, आंवला, महुआ, जामुन, चंदन, शेमल। अब जो परमानेंट दिल्ली में रहा तो भाई वो तो नहीं जानता होगा, लेकिन जो कभी गांव गया हो या जो थोड़ा घूमना फिरना पसंद करता हो, वो ऐसे पेड़ों के नाम जरूर जानता होगा। बल्कि बहुत लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो इसको पहचानते भी होंगे। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। वो क्या था, वेट था, आर्द्र था। ये ड्राई है। क्यों ड्राई है भाई? क्योंकि वो 100 से 200 था, ये 50 से 100 हो गया, इसमें बारिश कम हो गई, उसकी आधी हो गई लगभग। तो जैसे ही बारिश कम हुई तो ये शुष्क हो गया, पर्णपाती दोनों है। ठीक है, इसका कौन सा हिस्सा में पाया जाएगा? प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ये क्या बात हो गई, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क क्यों पाया जाएगा भाई? तो ये ध्यान देना है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र नहीं, प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। प्रायद्वीप में बहुत कम बारिश होती है ना। ये हिस्सा है, यहाँ ये बारिश रोक देता है, इधर से रिटर्निंग वाला जो मानसून है वो सिर्फ यहाँ पे बारिश करता है। तो ये पूरा इलाका बहुत हद तक सूखा है। ठीक है, यहाँ से मानसून इधर मुड़ता है, इनको फिर भी नहीं मिलता। तो ये जो हिस्सा है काफी ज्यादा सूखा है। तो इसमें जो ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है उस स्थान पे होगा, जैसे इधर वाला क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर वाला भी क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, शुष्क पर्णपाती। ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा एकदम से ऐसा वाला, आपने मैप में भी देखा था कि ऐसा शेप निकला हुआ था, जहाँ पे ये नहीं होगा, वहाँ डिसिडियस नहीं होगा, वहाँ थॉर्नी हो जाएगा। ठीक है, कटीले हो जाएंगे। ये दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी एमपी में, हरियाणा में, पंजाब में, इन सारे जगहों पे होता है। ठीक है, वनस्पति क्या क्या होते हैं, तो इसका भी आपने नाम सुना होगा, क्योंकि ये भी आप ही के आसपास की ज़्यादा चीज़ें। महुआ कुछ इधर भी हो जाएगा, कुछ उधर भी, अपना उसने रेंज ज़्यादा रखा हुआ है। कम पानी दे दोगे भाई तब भी जी लेंगे, ज़्यादा पानी दे दोगे तो खुशी से जी लेंगे, लेकिन जिएंगे दोनों में, है ना। तो महुआ वहाँ भी हो जाएगा, पलास हो जाएगा, तेंदू पत्ते हो जाएंगे।
खैर हो जाएगा, बेर हो जाएगा, बेरी के बेर मत तोड़ो, वही वाला बेर जो वो खाए जाते हैं, जो कटीले भी होते हैं थोड़े से, तो ये यहाँ भी पाया जाएगा। और थोड़ा सा उधर भी वो भागने की कोशिश करने का, थोड़ने वाले इलाके में बरगद भी हो जाएगा, पीपल भी हो जाएगा, इस तरह की चीज हो जाएंगी। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है। अब हम कांटेदार वन की बात कर रहे हैं। अब हम पर्णपाती बड़े पत्तों वाले वन से ऊपर उठ गए, ठीक है। अब हम और पानी अब हमें कम मिलने लगा। कितना कम मिलने लगा? 50 सेंटीमीटर से भी कम मिलने लग गया हमें। तो अब हम कटीले हो गए। कटीले हो गए तो देख लो ऐसे ऐसे कांटे हैं। ये जो पेड़ हैं किक्कर के, बबूल के, इनमें भी क्या होते हैं? कांटे होते हैं। कांटे क्यों होते हैं भाई? मतलब क्या इनको कोई डर है कि कोई आएगा इनको काट ले जाएगा, तो पहले से कांटा लगा के रख लो, कौन कौन आ रहा है हमारे पास में। जैसे बहुत सारे जानवरों में होता है कि वो तरह तरह से अपने आप को डेवलप करते हैं ताकि लोग उनको आके मार नहीं जाए, खा नहीं जाए। सांप के अंदर जहर आ जाता है इस चीज के लिए कि लोग आराम से उसको मार नहीं दें, है ना। तो क्या वही कारण है? नहीं। यहाँ पे कारण क्या है? पानी लॉस होता था तो जो पर्णपाती वन थे वो क्या करते थे? एक ही बार में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते थे। शुष्क वाला जो मौसम होता था उसमें उनके पास पत्ते नहीं होते थे, उनका पानी का लॉस नहीं होता था। इन्होंने एक अलग ही तरीका निकाला, क्योंकि ये तो परमानेंट शुष्क है और बिना पत्ते के तो काम चलेगा नहीं। खाना कौन बनाएगा भाई? खाना तो इन्हीं को बनाना, पत्तों को ही बनाना है। 1-2 महीना आदमी नहीं खाएगा साल भर में, मतलब पेड़ वेड़, आदमी तो नहीं। आदमी तो 1-2 दिन भूखा नहीं रहे। तो ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इन्होंने एक छोटा रास्ता निकाला। इन्होंने अपना कर दिया, पत्ते को कांटे का शेप दे दिया, ठीक है, कि खाना थोड़ा बहुत बनाएंगे हम, खा लेंगे, लेकिन पानी भी नहीं लॉस होने देंगे। उसके चक्कर में ये जो कांटे कांटे आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये कांटे कांटे, ये जो दो आपको कांटे दिख रहे हैं, ये जो कटीले दिख रहे हैं, ये सारे कटीले हो जाते हैं, ठीक है, पानी का लॉस बचाने के लिए। ये सब आपको एनवायरनमेंट और बायोलॉजी वाले पार्ट में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से, खास करके बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित, ठीक है ना, समझ गए। वनस्पति खेजरी हो गया, खजूर हो गया, नागफनी हो गया, बबूल हो गया, बेर हो गया, कैक्टस हो गया। तो ये सारे जो हैं ये मुख्यतः इन इलाकों में पाए जाते हैं। स्थान क्या है? पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, गुजरात का जो उत्तर वाला इलाका है, ठीक है ना, बाड़मेर से लगा हुआ जो गुजरात का बॉर्डर है, जिसमें पालनपुर आ जाता है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, आपका क्या कहते हैं, रण का ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है, रण से जो टच कर रहा हो बॉर्डर, और क्या कहते हैं राजस्थान से भी टच करने वाला हिस्सा, वो वाला हिस्सा आ जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश, ये मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, जहाँ पे बारिश कम होती है वृष्टि छाया की वजह से, तो वो हिस्से भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, इसमें आपको पढ़ने के पहले सबसे पहले एक पहला लाइन में बताऊंगा, उसके बाद आपको इधर दिखाऊंगा, आपको ये वाला जो हिस्सा है ये आपको ठीक से दिखाऊंगा। ये आप समझ गए, ये आपका पूरा क्लियर है, ठीक है। तो ऊंचाई और तापमान में बदलाव के साथ वनस्पति में भी तेजी से अंतर आती है। मतलब कि आप कभी भी अगर पहाड़ घूमने गए होगे या कभी सुना होगा किसी का, तो आप देहरादून में जाओ, देहरादून में अलग तरह के पेड़ मिलेंगे। जैसे ही आप हाइट पे गए, कहीं भी गए हो, शिमला फॉर दैट मैटर, कहीं भी गए हो, क्या कहते हैं दार्जिलिंग साइड गए हो, आप सिलीगुड़ी से कहीं से भी गए हो, ठीक है, तो ऐसी चीजें जब आँख खोल के रखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, समझ में अच्छा आएगा। तो आप जैसे देहरादून जाते हो, आप ऊपर जाओगे तो आप देखोगे पेड़ के जो है धीरे धीरे प्रकार बदलने लगे, और ऊपर जाओगे आप, अगर आप क्या कहते हैं सारे जो हमारे धाम हैं वहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर चले जाओगे तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आप शिवालिक को क्रॉस करोगे, मिडिल हिमालय में जाओगे, मध्य हिमालय में, और जैसे जैसे आप ग्रेटर हिमालय में जाओगे, बृहत हिमालय में, वैसे वैसे आपको चीज़ों में परिवर्तन स्पष्ट दिखेगा। क्या परिवर्तन दिखता है? तो जब हाइट 900 मीटर से कम है, ये देखो 900, 1800 मीटर, 2700 मीटर, फिर यहाँ पे थोड़ा कम में ही अंतर आने लगता है, इसलिए 3300 मीटर लिखा गया है, फिर 3800 मीटर, और 4500 मीटर से ऊपर का इलाका, जैसा कि आप जानते हैं परमाफ्रॉस्ट होता है, वहाँ परमानेंट बर्फ होती है, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है।
ये हो गया। तो 900 मीटर में जैसे ही आप ऊपर जाने लगे, तो पहले क्या है, जब तक आप ऊपर मतलब 900 मीटर तक तो आपको यही वाला मिल गया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे जैसे ही आप ऊपर गए 1800 मीटर तक, ठीक है, तो उपोष्ण वनस्पति सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन आपको मिलने लगता है, ठीक। ट्रॉपिकल जो है, वो ट्रॉपिकल से ऊपर वाला जो जोन है सब ट्रॉपिकल है, वो चीज़ें इसमें आने लग जाती है। क्यों होता है? हाइट बढ़ने के साथ में क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, 1 किलोमीटर जैसे ही आप ऊपर जाते हैं लगभग 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो टेम्परेचर कम होगा तो अलग तरह के पेड़ हो जाएंगे, वेजिटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद में आप जैसे 2700 मीटर के आसपास पहुंचते हैं तो शीतोष्ण वनस्पति आ जाती है ना। टेम्परेट वेजिटेशन, जो टेम्परेट जोन में होना चाहिए, 3 जोन हो ना, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन। ये रही, एक सेकंड पहले इसको मिटाओ, बढ़िया भैया, हाँ। अरे भैया तो सिलेक्ट हो जा, क्यों नाटक कर रहा। अब तो अभी भी नहीं, क्या नाटक है भाई तेरा। हाँ, अब हो गया नहीं। अब हुआ। कभी कभी नाच नचा देता है ये भी। ये होगी पृथ्वी हमारी, ये हो गया हमारा इक्वेटर, विषुवत रेखा, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये 30 डिग्री नीचे, ये 60 डिग्री नीचे, और ये 90 डिग्री ध्रुव। ये कोई लाइन खींची हुई है, शौकिया खींच लिया गया, शौकिया नहीं खींचा गया, कारण से खींचा गया, कि ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन सी चीज कहाँ पे है ना, कौन सी चीज को हम कहाँ इंगित कर रहे हैं। तो इसको बोल दिया गया इन दोनों को ट्रॉपिकल, ठीक है, उष्ण कटिबंध, उष्ण। ये हो गया टेम्परेट, वैसे ही ये वाला भी हो गया टेम्परेट, शीतोष्ण, शीत भी है उष्ण भी है, ठीक है। और ये हो गया ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया पोलर, वैसे ही ये जो नीचे वाला हिस्सा हो गया ये भी हो गया पोलर, ठीक है, ध्रुवीय, ठीक। 3 हिस्सों में बट गया है, वो तीनों हिस्से आप जान गए। तो ये जो बार बार आपको टेम्परेट और ये सारे शब्द आते हैं, उसका मीनिंग आप समझें कि क्या है ना, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आप जब समझ गए, तो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो शीतोष्ण वनस्पति आ गई, जो टेम्परेट जोन में होना चाहिए, कहाँ 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बल्कि नीलगिरी के पास में मिल जाएगा, क्योंकि उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। नीलगिरी कहाँ है? लगभग एकदम साउथ में है इंडिया के, 10 डिग्री के आसपास उसका लैटिट्यूड होगा, अक्षांश होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। उसका शीतोष्ण वनस्पति जो है, मतलब कि पोलर के नज़दीक वाला जो आपका टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण जोन है, वो वाला शीतोष्ण कोल्ड टेम्परेट वाला है, वो आपको लगभग 2700 से 3300 के बीच में मिल जाएगा। उससे ऊपर आपको अल्पाइन मिल जाएगा, एकदम ठंड वाला, ठीक है। और इससे ऊपर एकदम टुंड्रा, ये तो एकदम समझ लो पोल के नीचे जहाँ भी थोड़े बहुत पेड़ पौधे हो रहे हैं, वो वाला जोन हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर जो है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, फूलदार वृक्ष और काई, यही चीजें मिलेंगी और कुछ नहीं। कहाँ? 4500 के आसपास। और 4500 से ऊपर ये तो भाई परमाफ्रॉस्ट है ना, परमानेंट फ्रॉस्ट है, यहाँ पे परमानेंट बर्फ जमी हुई है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पर्वतीय जो माउंटेन फॉरेस्ट है, इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। क्या क्या है 2 भाग? एक हिमालय की वनस्पति, एक प्रायद्वीपीय पर्वतों की वनस्पति। प्रायद्वीपीय पर्वत में हर जगह के पर्वत नहीं, ठीक है, वो उस जगह के पर्वत ज्यादा होंगे जहाँ पे ऊंचाई हासिल की है। ऐसा नहीं कि कोई 300 मीटर वाला पर्वत होगा वो बोलेगा भाई हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं ना, ठीक। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। में उष्ण कटिबंधीय से लेकर टुंड्रा वन तक पाए जाते हैं, ठीक। इसमें सारे पाए जाते हैं, सारे।
और जो आपको साउथ वाले पर्वत होंगे उनकी ऊंचाई कम है, तो कुछ कुछ है जहाँ तो आपको पहुंचा देंगे, वो बर्फ वर्फ भी थोड़े बहुत कभी कभार रेयर केसेज में नहीं होता है, बल्कि मान के चलो तो वो आपको अल्पाइन तक जाते हैं जनरली। लेकिन अधिकतर जो होंगे वो आपको शीतोष्ण तक जाते जाते यहाँ तक जाते जाते टें बोल जाएंगे अधिकतर, ठीक है, साउथ वाले। लेकिन हिमालय वाले पूरा आपको पूरा ध्रुव से लेके मतलब इक्वेटर से लेके ध्रुव का पूरा दर्शन करवा देंगे इतने 50-100 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय पर्वतीय वही चीज है, ये वाला जो मैप है इसको देख के ज्यादा चौंके मत, उसी को मैंने लाइन खींच के खुद से बना दिया, और ये मैप जो है आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कहाँ से मतलब क्या है। ये जमीन है, ऐसे पहाड़ उठना चालू हुआ तो ये फुटहिल वाला जोन है, तलहटी वाला हिस्सा है, यहाँ डिसिडियस फॉरेस्ट हो गया, इससे ऊपर थोड़ा सा गया माउंटेन आया 900 से 1800 तो माउंटेन जोन हो गया, मिक्स्ड फॉरेस्ट हो गया, इससे ऊपर थोड़ा और चले गए तो सब अल्पाइन जोन हो गया। यहाँ देखो पेड़ जो है अलग तरीके, पहले ऐसे हुआ करते थे, अब ये कॉनिकल सेब वाले पेड़ आने लगे क्रिसमस ट्री टाइप के, तो कॉनिफर फॉरेस्ट हो गया यहाँ पे। इससे भी ऊपर गए तो अल्पाइन जोन हो गया, अल्पाइन मिडोल्स थोड़े बहुत मिल गए आपको, और यहाँ पे आ गए तो मॉसेज और लिचन, बस यही सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है, यही इतना है बस। तो प्रायद्वीपीय जो है इसके 3 है, पश्चिमी घाट में भी पाया जाएगा, विंध्याचल में भी पाया जाएगा, और नीलगिरी पर्वतमाला जो वहाँ पे मुख्यतः पाया जाएगा, ठीक है। ऊंचाई इसकी लगभग 1500 मीटर के आसपास है, ठीक है, तो भी वो होगा, उससे कम में क्या ही बात करोगे, उतने में तो आप इन दोनों तक पहुंचोगे ना, मुश्किल से एक आध में ये वाला इलाका टच कर लोगे, नहीं तो मुख्यतः आप माउंटेन तक ही पहुंच के रहोगे। निचले हिस्से में उपोष्ण सब ट्रॉपिकल ये वाला जो हिस्सा होता था, ठीक है, और ऊपरी हिस्से में शीतोष्ण टेम्परेचर तक आप जा पाओगे, शीतोष्ण तक थोड़ा बहुत चले जाते हैं। तो ये कहाँ मुख्यतः नीलगिरी, अन्नामलाई और नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों के जो वन है उसको सोलान फॉरेस्ट भी कहते हैं, शोलान फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये नाम आप याद रखना, सोलाज, ठीक है, शोलाज के जंगल भी जाने जाते हैं, इस नाम से भी जाने जाते हैं। अब वेलांचली और अनूप वन है ना, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, तो ये स्वाम्प जैसा कि नाम है इसका, ये स्वाम्पी इलाके में पाए जाएंगे, दलदली इलाके में पाए जाएंगे, जहाँ पानी होगा वहाँ पे पाए जाएंगे। तो भारत की आर्द्र भूमि 8 भागों में विभाजित है, इसको 8 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो क्या क्या भाग है भाई, इसको ठीक से देख लेना, ये आपको अलग तरीके से भी इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, डायरेक्ट वो इस तरह का जंगल वाला क्वेश्चन नहीं, सीधे आर्द्र भूमि पे आ जाएगा, वेटलैंड पे आ जाएगा, रामसर से रिलेट करके आपसे पूछ देगा, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसका डिवीजन एक बार ठीक से देख लो। दक्षिण में क्या है, दक्कन पठार के जलाशय, तो दक्षिण के जो पठार है वहां पे जो जलाशय है वहां पे भी, दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लगून, जो लगून है छोटे छोटे झील है जो समुद्र से जुड़े हुए झील है, और अन्य आर्द्रभूमि पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हो गया राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि, जो नमकीन झीलें हैं, तो वो सारी जो जमीन हो गई वो इसमें आ गया। तीसरा हो गया गुजरात राजस्थान के पूर्व, केवलादेव नेशनल पार्क का बार बार नाम सुनते होंगे, ठीक है, और मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झीलें वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है, जो फ्रेश वाटर है। केवलादेव पार्क हो गया, ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, अगर आप दिल्ली रहते हो तो आप दिल्ली से वहाँ जा सकते हो कभी घूमने, और कभी भी ऐसे भी घूमने जा सकते हो केवलादेव। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लगून, जैसे पूर्वी तट पर चिल्का झील हो गया आपका एक बढ़िया, पुलिकट हो गया आपका, जो डेल्टाई और डेल्टा का जो इलाका है जो अपने आप में मार्सी भी होता है, छोटे छोटे झील भी बन जाते हैं वहाँ पे, वो वाला भी हिस्सा। गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ठीक है, तो गंगा के मैदान में जो मैदान वाला क्षेत्र है जो ताजा जल है जहाँ पे आता है, लेकिन वहाँ दलदली हिस्सा कई जगह बन जाता है, वो वाला क्षेत्र। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान, और ब्रह्मपुत्र की घाटी के बारे में मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, भारत की जितनी भी नदियां हैं उसमें इसको पुत्र का दर्जा मिला है, बाकी सारी पुत्री हैं, ये पुत्र है, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, जो भी नाम है सब देख लो आप, फीमेल नेम है, लेकिन एक ब्रह्मपुत्र
पुत्र है, मतलब वो माना जाता है, क्योंकि ये नदी नहीं है, नद है, नद बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा है ये, ठीक है। तो इसका जो बाढ़ का जो मैदान है, इसका जो एरिया है जहाँ पे ये पानी जहाँ तक इसका लास्ट जाता है, वो पूरा इलाका उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय के गिरिपद, मतलब उसका नीचे तलहटी, हिमालय के जस्ट नीचे वाला हिस्सा, और वहाँ पे जो थोड़े बहुत ये बनते हैं, आपने पढ़ा था उस दिन, तराई और हिमालय के बीच वाला जो इलाका है खादर, तो वो सारे इलाकों में थोड़ा बहुत ये बनते हैं, क्या बोलते हैं आपके, दलदल बनते हैं। तो दलदल वाला जो चीज़ है वो इसमें बात कर रहे हैं। कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ, तो ये अलग हिस्सा हो गया एक, और आखिरी हो गया जो द्वीपों वाला हो गया, अंडमान निकोबार और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये अलग टॉपिक है, ये वेजिटेशन से इसका कम रिलेशन है, लेकिन जब आर्द्र भूमि आई तो उसकी बात यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अब इसमें हम मैंग्रोव, आप देख लो, ये जंगल देख रहे हो, मैंग्रोव आप देखोगे ऐसे, ये ऐसे ऐसे निकला हुआ होता है, पानी से कई मीटर ऊपर, 1-2 मीटर ऊपर तक में इसके तने होते हैं, है ना, जड़ें होती है, जड़ें ऐसे ऐसे जड़ें होती है। ये पानी से अपना सोखता है, उसको फिल्टर करता है, नमक ले लेता है उससे, और उसके बाद में काफ़ी ऊपर जाके इनके पेड़ होते हैं, ठीक है, ताकि इनको टाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइड आएगा पानी यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, लेकिन ये ऊपर है, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देख रहे हो, यही इसका कारण है, कोई भी चीज़ उसी हिसाब से डेवलप करती है। तो मैंग्रोव वन डेल्टा, एस्चुरी, ज्वारनदमुख, रण, पंख मैदान, ऐसी जगहों पे मिलते हैं, ठीक है। वृक्षों की ऊंचाई 30 मीटर तक होती है, काफ़ी ऊंची भी होती है कई बार, सदैव हरे भरे रहते हैं ये, ठीक है। विश्व के लगभग 7% मैंग्रोव भारत में, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कई बार कि भारत में कितने % मैंग्रोव पाए जाते हैं विश्व का। लगभग आधा हिस्सा जो भारत का है उसका सुंदरबन में, मतलब विश्व का लगभग 3% हिस्सा जो है वो विश्व का मैंग्रोव का वो अकेले सुंदरबन में है। मिट्टियाँ क्या है, दलदली है, दलदली इलाके में होगा, थोड़ा पानी भी होगा, थोड़ा सूखा भी होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, दलदली हो जाएगी। सुंदरी मुख्य वृक्ष है, तार है, बेंत है, फिनिक्स, नारियल है, ये सारे इसके मेन वृक्ष हैं, ठीक है। सुंदरी जिसके नाम से सुंदरबन बना है ना। स्थान कहाँ है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, ठीक है, जो भी नदियों का डेल्टा है, महानदी डेल्टा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जो नदियां हैं जो स्पेशली बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो उनका जो डेल्टा का क्षेत्र है वो मुख्यतः है। नदियों के डेल्टाई भाग में समुद्री तरंगों से होने वाले अपरदन से तटीय क्षेत्र की रक्षा भी करता है। जो तरंग आते हैं, जो वेव आते हैं, समुद्री वेव आते हैं पानी की, तो लहरें आती हैं, तो उन लहरों से ये रोकता है, ठीक है, लहरों से रोकता है, इरोजन को रोकता है, और सुनामी के टाइम में इन्होंने इतना बढ़िया मतलब रक्षा की, तो उसकी वजह से पाया गया कि ये जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनकी महत्व बहुत कम है, सुनामी के पहले तक लोग इसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन इन्होंने इस तरीके से वहाँ पे रक्षा की जिस इलाके में ये थे, फिर इनकी अहमियत समझ में आई, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में जैविक विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, हम उसको पढ़ेंगे, और जिनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वन लाइनर होगा और ऐसा प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको बिना पढ़े हुए, बिना याद किए हुए नहीं याद रहेगा। ये समझने की चीज़ें कम है, ये याद करने की चीज़ें, रटने की चीज़ें ज़्यादा है, तो रट लो, ठीक है। देश की पहली वन नीति कब आई भाई, 1894 में पहली बार वन की नीति जो बनी देश की 1894 में। 1952 तथा 1998 में ये संशोधित हुआ। 94 में पहली बार मतलब बन के आया, उसके बाद 1952 में पहला बार उसमें सुधार हुआ, 1988 में फिर दोबारा सुधार हुआ। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.33%, मतलब 1/3, 3 हिस्से में 1 हिस्सा जो है वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का अगर 3 हिस्सा है तो उसमें 1 हिस्सा वन होना चाहिए, और बाकी 2 हिस्सा जो है नहीं भी होगा तो चलेगा, इतना होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में यह संख्या जो है 66.67 होना चाहिए,
ठीक है, मतलब 2 हिस्सा पर्वत वाला वन होना चाहिए और 1 हिस्सा जो है नहीं होने से भी चलेगा। लेकिन जहाँ मैदानी हिस्सा है वहाँ, मतलब मैदान के अलावा पूरा जो हिस्सा है, अन्य हिस्सा है, पर्वत के अलावा जो भी अन्य हिस्सा है, वहाँ पे 1 हिस्सा होना चाहिए और 2 हिस्सा नहीं होने से चलेगा, लेकिन उतना होना चाहिए। भारत वन सर्वे विभाग की स्थापना 1981 में, ठीक है, कहाँ हुई है? देहरादून में हुई है। देहरादून, देहरादून, देहरादून में हुई है। कहाँ हुई है? 1981 में देहरादून में, भारत वन सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। देहरादून आप जाएं तो जरूर जाएं, जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना सुंदर उसकी बिल्डिंग है, लोग जा के फ़ोटो खिंचाते हैं। हम लोग तो स्पेशली बहुत अच्छे से गए थे वहाँ पे घूमने के लिए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की ट्रेनिंग भी वहीं पे होती है। और वो मतलब रियली में जो अंग्रेज़ों के टाइप की जो बिल्डिंग होती थी ना, वो विक्टोरिया टाइप की, विक्टोरिया के पैलेस जैसा है, वो ऐसा टाइप का पूरा लुक होगा। उसके अंदर में लकड़ी की इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हुई हैं, सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं, और वो तब की बनी हुई आज तक उतनी ही अच्छी से रखी, उतने अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। तो वन सर्वेक्षण विभाग जो हर 2 साल में रिपोर्ट देता है अपनी। तो ये 2 साल में 2021 दूसरा साल था, इसलिए रिपोर्ट आया वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। इसको जो मुख्य पॉइंट है जो हमें ज़रूर जानने चाहिए, बाकी तो करेंट में आप पढ़ेंगे ही, यहाँ जो हमें ज्योग्राफी के हिसाब से ज़रूर से जानना चाहिए, 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में, वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र, ठीक है, सिर्फ वन नहीं, वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2161 वर्ग किमी की बढ़ोतरी हुई है। तो ये संख्या आपको याद रखना चाहिए, कितनी बढ़ोतरी हुई है? 2261 वर्ग किमी बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये फैक्ट नहीं बदला है, ये हमेशा से है, बहुत समय से है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है पूरे भारत का। वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश। कहाँ? वन क्षेत्र जितना पहले से था और इन 2 सालों में जो नई रिपोर्ट आई उसमें कहाँ पे वन क्षेत्र बढ़ा है भाई? तो सबसे ज़्यादा इस बार आंध्र प्रदेश में बढ़ा है, उसके बाद में तेलंगाना में बढ़ा है, और उसके बाद में उड़ीसा में बढ़ा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किमी, तेलंगाना में 632 वर्ग किमी और उड़ीसा में 537 वर्ग किमी बढ़ा है, ठीक है। 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य पब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कुछ राज्य होंगे इसमें, कुछ केंद्र शासित प्रदेश होंगे, का 33% से अधिक भाग भौगोलिक क्षेत्र वन है ना। मतलब कि जैसे कि हमारा टारगेट है ना कि पूरे भारत का 1/3 क्षेत्र वन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 17 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, 28 और 8 टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं आज के डेट में, 26, ठीक है। कोई कंफ्यूज मत कर जाना, दादर नागर और दमनदीप मिलकर 1 हो चुके हैं, है ना, उसकी वजह से 9 के बदले 8 हो गया। तो 28 और 8 है हमारे पास में, 36 में से 17 आज के डेट में 33% पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये सारे छोटे छोटे हैं, ये दिक्कत है ना। अगर यूपी हो जाए, आपका राजस्थान हो जाए, और आपका क्या कहते हैं गुजरात हो जाए, बिहार हो जाए, ये सारे में अगर 33% आ जाए तो फिर क्या ही दिक्कत है। लेकिन ये जो छोटे हैं, ये फिर भी 17 टोटल जो है, 36 में से लगभग आधा राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर घुमा के उसने पूछ दिया कि लगभग आधे राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में 33% की क्षेत्र है, तो आप तो सोचोगे नहीं, भारत में तो बहुत कम जंगल है, कैसे हो सकता है, गलत होगा, लेकिन ये सही हो जाएगा, ठीक है। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी के साथ, कुल कार्बन जो स्टॉक है उसका 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी के साथ में 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है, ठीक है। देश में कुल मैंग्रोव जो जंगल देख रहे थे 4992 वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई है? 17 किलोमीटर की। 8 किलोमीटर और मार देते, सीधे 5000 हो जाते हम लोग, सुनने में भी अच्छा लग रहा। खैर छोड़ो, अगली बार में पहुंचेंगे, है ना। इस बार 4992 वर्ग किमी है और 17 और ऐड होगा,
हुआ है। ठीक है, क्लियर है। भारत में कुल वनों का जितना परसेंट वन है भारत में, उसका लगभग 21%, मतलब 1/5 हिस्सा वन में आग लगने से प्रभावित है। यहाँ पे क्या होता है, आग लग जाता है। ठीक। शांत घाटी, साइलेंट वैली, शांत घाटी तो आपको कम लिखा मिलेगा, हिंदी में भी साइलेंट वैली ही बोलते हैं उसको, जो कि केरल में जैव विविधता और सदाबहार वनों का संरक्षण स्थल है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा साइलेंट वैली कहाँ है। ठीक है, केरल में। फूलों की घाटी कहाँ है भैया, बताओ बताओ, उत्तराखंड में। ठीक है, हेमकुंड साहब है, बहुत ही बड़ा और फेमस गुरुद्वारा है और सिखों का बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। वहाँ से बहुत ही नज़दीक है फूलों की घाटी। तो अगर आप कभी प्लान बनाते हैं, आपके अंदर ट्रैकिंग का वो जज्बा हो, पैदल चलने की हिम्मत हो और प्राकृतिक नज़ारों को एंजॉय करने का मादा हो, इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, तो आप फिर फूलों की घाटी का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही दर्शनीय स्थल है, इतनी शांति, लेकिन आपको वो 2-3 दिन का टाइम लगेगा, प्रॉपर टाइम वॉकिंग करके जाने, एक दिन तो पूरा का पूरा लगेगा, आपको जाना चाहिए। घूमने फिरने से बड़ा सुख मुझे लगता है शायद ही इक्के दुक्के होंगे जीवन में। भारतीय वन सेवा का प्रारंभ 1966 में हुआ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, भारत में जिसका एग्जाम यूपीएससी के साथ, यूपीएससी के आईएएस वाले एग्जाम के साथ में होता है, पीटी दोनों का सेम होता है, मेंस उनका अलग होता है, 2 ऑप्शनल चूज करने होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है उनका। भारत में 93% वन उष्ण कटिबंधीय और मात्र 7% शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, तो भारत के अधिकतर जंगल जो है क्या है, वो उष्ण कटिबंधीय है, ट्रॉपिकल है। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल आपका सदाबहार एवरग्रीन, उष्ण कटिबंधीय डेसिडियस, पर्णपाती और सदाबहार। शीतोष्ण जो है वो पहाड़ी इलाकों में ही है ज़्यादातर, तो इसलिए नाम मात्र के हैं। ठीक है, वन संपदा की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां और एशिया में 4था स्थान है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितना प्रतिशत जंगल था भैया, 21। अब हम आपको आज के आखिरी स्लाइड पे ले जाते हैं। ठीक है, और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको जरूर से जानना चाहिए। आरक्षित वन क्या होता है, आरक्षित वन ऐसे सभी क्षेत्र जो भारत वन अधिनियम, ठीक है, भारत वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम, ठीक है, उसके अंतर्गत पूर्ण रूप से संरक्षित हो, जो संरक्षण में हो, जहाँ पे ऐसा नहीं कि आप गए और जाके पेड़ काट के आ गए और भी कुछ करके आ गए, तो उस क्षेत्र को आरक्षित वन कहते हैं। वहाँ पे सभी प्रकार के क्रियाकलापों पर रोक है। ठीक है, बहुत परमिशन लेकर साइंटिफिक क्रियाकलाप के लिए जा सकते हैं, रिसर्च के लिए जा सकते हैं, इन चीज़ों के लिए जा सकते हैं, और उसके लिए भी आपको सारा रूल फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि वहाँ गए घूम घाम के काट कूट के आ गए जंगल। संरक्षित वन ऐसे क्षेत्र जो भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के अंतर्गत कुछ सीमा तक संरक्षित हो। इसका संरक्षण का एक लिमिट होगा कि हाँ इसमें ये कर सकते हैं, खेती भी कर लो, आप ये भी कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, लेकिन आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, उसके बाद में आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, अवर्गीकृत वन जो मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है, किसी भी तरह का उसमें रोक नहीं है, तो वो जो वन आ गया वो अवर्गीकृत में आ गया। नॉर्मल जंगल कहीं पे भी होगा, हो सकता है आपके घर से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा जंगल हो या पेड़ हो, तो सरकारी जमीन पे पेड़ बहुत सारे हों जहाँ मतलब पेड़ उगाए हो प्राकृतिक रूप से, तो वो वन हो गया और वो किसी प्रकार का उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया। ठीक है, भारत में वानिकी, भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया, झांसी में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया, तो कहीं रेगिस्तान में ही होगा, कहीं राजस्थान में ही होगा, तो ये कहाँ होगा, जोधपुर में। ठीक है, भारत सरकार ने 1950 में वन महोत्सव कार्यक्रम शुरू किया।
कब किया वन महोत्सव कार्यक्रम शुरू? 1950 में। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे? के.एम. मुंशी थे। तो ये चारों चीजें आप याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर पूछ देगा, उस समय मत बोलना कि नहीं बताया। ठीक है। भारतीय वन वानिकी कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्यक्रम कब शुरू किया? तो आपने देख लिया। अब हम करते हैं आपको टाटा बाय बाय। ठीक है, कल मिलेंगे भारत की मृदा के साथ में। तब तक रंग दे बसंती।